समरी जो सदर पाकिस्तान को भिजवाई गई कि ये 19 जज जुडिशल कमीशन ने लगाने की मंजूरी दे दी है, वो समरी सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने रोक रखी है। अगले 48 घंटों में क्या बड़ा होने वाला है जो कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से मुतल्लिक़ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, जिनके गुज़िश्ता हफ्ते एक स्टेटमेंट के बाद सियासी भौचाल आया, सियासी तूफान आया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से जुड़ी एक और बड़ी खबर, हुकूमत का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। ये क्या मामला है? आजाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में 3 बड़ी अहम खबरें आपके साथ हम शेयर करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगले 48 घंटे क्यों अहम हैं। अगले 48 घंटों में क्या बड़ा होने वाला है जो कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से मुतल्लिक़ है। इस बड़ी खबर की डिटेल आपकी खिदमत में पेश करने के बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, जिनके गुज़िश्ता हफ्ते एक स्टेटमेंट के बाद सियासी भौचाल आया, सियासी तूफान आया, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से जुड़ी एक और बड़ी खबर भी इस प्रोग्राम में, उसकी डिटेल आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में हुकूमत का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, ये क्या मामला है, जजेस से जुड़ी इस बड़ी खबर की तफसीलात भी आगे चल के आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो पहली खबर, अगले 48 घंटे क्यों अहम करार दिए जा रहे हैं। नाज़रीन, मोहसिन नकवी साहब के स्टेटमेंट के बाद या आजाद कश्मीर के इंतखाबात को लेके जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज एक दूसरे के आमने सामने आए, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बयान पर राना सनाउल्लाह साहब का जो रिएक्शन आया, ख्वाजा आसिफ की तरफ से जो रद्दअमल दिया गया, अमीर मकाम की तरफ से जो अल्टीमेटम दिया गया कि अगर हम नहीं रहे तो फिर कोई भी नहीं रहेगा, सब घर जाएंगे अगर हुकूमत घर जाती है। लेकिन इसी दौरान एक और डेवलपमेंट हुई थी और वो डेवलपमेंट जुडिशल कमीशन का वो इजलास था जो कि 20 और 21 जुलाई को हुआ था, जिसमें मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में 19 जज लगाने की जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दी थी। अब वो समरी जो सदर पाकिस्तान को भिजवाई गई कि ये 19 जज जुडिशल कमीशन ने लगाने की मंजूरी दे दी है, सदर पाकिस्तान उसकी मंजूरी दें, वजारत कानून उसका नोटिफिकेशन जारी करे, वो समरी सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने रोक रखी है। उस समरी पे सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। अब अगर सदर पाकिस्तान समरी से मुतल्लिक कोई फैसला नहीं करते या समरी पे ऑब्जेक्शन रेज कर देते हैं तो अगले 48 घंटों में क्या होने वाला है, उसकी डिटेल पे आने से पहले आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन के मुताबिक जुडिशल कमीशन जजेस की तैनातियों से मुतल्लिक जो फैसला करता है वो हतमी तस्वीर किया जाता है, वो हतमी कंसीडर किया जाता है। यानी जजेस की अपॉइंटमेंट की जो अथॉरिटी है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। जुडिशल कमीशन के फैसले को सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब, क्योंकि अभी तो वही सदर हैं, वो रद्द नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो समरी सदर साहब को भेजी गई आर्टिकल 175 के सब क्लास 8 के तहत, वो 13 से 14 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक वो समरी अप्रूव नहीं हो सकी है। अब इस मामले पे कि सदर साहब इस समरी की मंजूरी क्यों नहीं दे रहे हैं, मामला क्या है, 2 मुख्तलिफ सोर्सेज से हमने बात की तो खबर यह निकली कि जुडिशल कमीशन तो अथॉरिटी है, जुडिशल कमीशन तो अथॉरिटी है जजेस लगाने की, अपॉइंट करने की, और जो ऐवान सदर का रोल है वो मिनिस्टेरियल रोल है। जराए की तरफ से बताया गया कि अगर 15 दिन गुजरने के बाद ये समरी अप्रूव नहीं होती, वजारत कानून की तरफ से नोटिफिकेशन जारी नहीं होते, तो इस सूरत में वफाकी आईनी अदालत से कोई भी शख्स जाके रजू कर सकता है। वो जाके आईनी अदालत के सामने सवाल उठा सकता है कि एक समरी भेजी गई जुडिशल कमीशन की तरफ से और वो समरी सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने अपने पास रख ली है, वो इस समरी की मंजूरी नहीं दे रहे। जजेस की शॉर्टेज की वजह से हाई कोर्ट में जो जुडिशियल वर्क है वो मुतासिर हो रहा है, और जुडिशियल वर्क मुतासिर होने से जो साइलीन हैं और उनके जो बुनियादी हकूक हैं वो मुतासिर हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये मामला वफाकी आईनी अदालत में जा सकता है और उस पर आईनी अदालत का फैसला भी आ सकता है।
یہ ایک امکان ظاہر کیا گیا کہ اگلے 48 گھنٹوں میں ایسی کوئی پٹیشن FCC میں لائی جا سکتی ہے، FCC میں جمع کروائی جا سکتی ہے۔ لیکن ہمارے دوسرے سورس کا یہ کہنا ہے کہ اگر 15 دن گزرنے کے بعد صدر صاحب سمری پہ اعتراض لگا کے واپس کرتے ہیں تو وہ سمری دوبارہ بھجوا دی جائے گی، اور وہ سمری جب دوبارہ بھجوائی جائے گی تو 10 روز کے اندر صدر صاحب نے اس کی اپروول دینا ہوگی۔ لیکن اگر ہمارے دوسرے سورس بتاتے ہیں کہ 15 دن میں کوئی آبجیکشن بھی نہ لگا، سمری اعتراض لگا کے واپس نہ آئی وزارت قانون میں، تو پھر یہ تصور کیا جائے گا کہ جو نام ہائی کورٹ کے ججز کے لیے جوڈیشل کمیشن نے منظور کیے ہیں، 15 دن میں ایوان صدر کا اس پہ فیصلہ نہ ہونے پہ وہ سمری اپروو تصور کی جائے گی، اور جب سمری اپروو تصور کی جائے گی اس کے بعد وزارت قانون ان ججز کے نوٹیفیکیشن کہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہو چکی ہے، ان کی اپوائنٹمنٹ کی منظوری ہو چکی ہے، تو لہٰذا وہ اپنے ریسپیکٹو ہائی کورٹ میں جا کے اپنا حلف اٹھائیں۔ تو دیکھتے ہیں اگلے 48 گھنٹوں میں صدر صاحب سمری پہ اعتراض لگا کے واپس کرتے ہیں، یا اعتراض لگا کے سمری واپس نہیں آتی، یا کوئی FCC میں چلا جاتا ہے۔ تو اگلے 48 گھنٹوں میں اس معاملے پہ 2 ڈیولپمنٹ ہونے کا امکان جو ہے باوثوق ذرائع جو ہے وہ ظاہر کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ججز کی اپوائنٹمنٹ کی سمری ہے نا، ایک اور سمری بھی بھیجی گئی، اور وہ سمری تھی سپریم کورٹ کے ججز کی جو تنخواہیں اور جو مراد ہیں وہ وفاقی آئینی عدالت کے ججز کی تنخواہوں اور مراد کے برابر کرنے کے لیے وہ سمری بھیجی گئی۔ اب ذرائع بتاتے ہیں کہ اس سمری کی بھی صدر صاحب نے منظوری نہیں دی ہے، وہ سمری بھی صدر صاحب نے اپنے پاس رکھ لی ہے، اس سمری کو روک لیا ہے، اور ابھی تک آئینی عدالت کے ججز کی جو تنخواہیں ہیں، سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہیں کیا ان کے برابر ہوگی، اس پر بھی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے، کیونکہ وہاں پر بھی مکمل طور پہ خاموشی ہے اس سمری کے معاملے پہ ایوان صدر کی، صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کی۔ اب ناظم محسن نقوی صاحب سے جڑی جو خبر ہے اس کی ڈیٹیل پہ آ جاتے ہیں۔ محسن نقوی صاحب نے 23 جولائی کو جو سٹیٹمنٹ دیا، اس کے بعد نون لیگ کے مرکزی رہنماؤں کی طرف سے اس پر کاؤنٹر ریاکشن سامنے آیا، رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان آیا، خواجہ آصف صاحب کا آیا، امیر مقام صاحب کا آیا، لیکن اس کے بعد ملاقات ہوتی ہے شہباز شریف صاحب کی، محسن نقوی صاحب کی لاہور میں، اور اس ملاقات سے متعلق جو رپورٹ کیا گیا کہ غلط فہمیاں، کوئی کنفیوژن تھی، کوئی گلے تھے، شکوے تھے، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں، حکومت بھی راضی ہے، شہباز شریف صاحب بھی راضی ہیں، محسن نقوی صاحب بھی خوش ہیں، اور نواز شریف صاحب بھی راضی ہیں، اور نواز شریف صاحب نے اپنی پارٹی کے رہنماؤں سے کہہ دیا ہے کہ محسن نقوی صاحب کے اسٹیٹمنٹ کو نظر انداز کریں۔ لیکن اس کے بعد ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو ملاقات شہباز شریف صاحب کی محسن نقوی صاحب سے ہوئی، اس میں یہ رپورٹ کیا گیا کہ وزیر اعظم نے وزیر داخلہ سے کہا کہ آپ کا جو بھی پرپوزل ہے آپ ان تجاویز کو متعلقہ فورم پہ پیش کریں۔ اب وہ متعلقہ فورم کابینہ ہو سکتی ہے، وزیر اعظم ہاؤس ہو سکتا ہے، لیکن ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو سوالات اٹھائے جا رہے تھے محسن نقوی کے اس سٹیٹمنٹ کے بعد کہ ان کی اپنی وزارت داخلہ کی پرفارمنس کیا ہے، نیشنل ایکشن پلان کے پوائنٹس پہ کیوں عمل درآمد نہیں ہوا، پاکستان کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس کیا ہے، PCB نے اب تک کیا کارکردگی ہے، ان کی کیا اچیومنٹ ہے کہ پاکستان کی ٹیم اوپر جانے کے بجائے ریٹنگ میں نیچے آ رہی ہے۔ تو اس میں ہوا یہ ہے کہ ایک پرفارما تیار کیا گیا ہے وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے، اور وہ پرفارما تمام وزارتوں کو، تمام متعلقہ سرکاری محکموں کو، تمام ڈویژن کو دیا گیا ہے، اور اس میں تمام وزارتوں، تمام سرکاری محکموں، تمام جو سرکاری ڈویژنز ہیں ان سے فروری 2024 سے لے کے آج کے دن تک کی جو ان کی پرفارمنس ہے، جو ان کی کارکردگی ہے، جو ان کی اچیومنٹ، کامیابیاں ہیں، وہ تمام تفصیلات مانگی گئی ہیں۔ لیکن اس پرفارمے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ڈیٹیل صرف مینشن کرنے پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی کہ آپ پرفارمے میں لکھ دیں کہ ہم نے یہ اچیومنٹ کی ہے، ہم نے یہ کامیابی حاصل کی ہے، ہماری فلاں کارکردگی ہے، ہماری یہ کارکردگی ہے۔ آپ کی جو بھی رپورٹ ہوگی، اس میں جو بھی اچیومنٹ ہوگی، جو بھی آپ کی پرفارمنس ہوگی، اس کے ساتھ آپ جو سپورٹنگ ڈاکومنٹس ہیں، جو دستاویزات ہیں، وہ بھی اٹیچ کریں گے، اور اگر آپ سپورٹنگ ڈاکومنٹس نہیں لگاتے تو پھر آپ کی رپورٹ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ وزیر اعظم صاحب نے تمام وزارتوں کو، تمام سرکاری محکموں کو اور تمام سرکاری ڈویژن کو
ان کی परफॉर्मेंस سے मुतल्लिक अकाउंटेबल ठहरा लिया है, उनको कटहरे में खड़ा कर लिया है, जिसमें मोहसिन नकवी साहब की अपनी वजारत भी शामिल है। किसी सहाफी की तरफ से कहा गया था कि मोहसिन नकवी साहब से पूछा जाए कि उनकी अपनी वजारत की कारकर्दगी क्या है, अगर तो कारकर्दगी बेहतर हो तो सराहा जाए, और अगर कारकर्दगी बेहतर ना हो तो फिर घर का रास्ता दिखाया जाए। तो मौजूदा हालात में जैसे वजीर आजम साहब ने अपने पार्टी के रहनुमाओं को कह दिया है कि आप मोहसिन नकवी साहब के स्टेटमेंट को नजरअंदाज करें, तो इस डेवलपमेंट के बाद ना तो मोहसिन नकवी साहब घर जा रहे हैं और ना ही हुकूमत घर जा रही है। सिस्टम तो यही चलेगा और इसी तरीके से चलेगा। हाँ, उसमें रिफॉर्म्स आ सकती हैं, जो इंतजामी यूनिट्स हैं, जो नए सूबे बनाने की बात की गई है, उस पर डिबेट हो सकती है, उस पर डिस्कशन हो सकती है, लेकिन रिपोर्ट किसकी क्या आती है, ये तो जो वजीर आजम साहब इजलास बुलाएंगे उसमें रिपोर्ट की स्क्रूटनी की जाएगी, जायजा लिया जाएगा, तो किस महकमे की, किस वजारत की, किस डिवीजन की क्या परफॉर्मेंस है, ये उसी दिन ही पता चलेगा जब वजीर आजम इजलास बुला के उन रिपोर्ट्स का जायजा लेंगे। अब हुकूमत ने एक फैसला किया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नोयत का एक नोटिस लिया है। वैसे तो 27वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट सोमोटो नहीं ले सकती, और सोमोटो नहीं लिया सुप्रीम कोर्ट ने। मामला यह हुआ है कि 2 दिन पहले हुकूमत की तरफ से दियत की रकम का तयन किया गया। दियत है, यह दियत सही लफ्ज है, आप मेरी करेक्शन कर सकते हैं। उसमें जो डिटर्मिनेशन हुई वो मौजूदा जो चांदी की कीमत है 30,632 ग्राम चांदी की, उसके मुताबिक आपको दियत की रकम अदा करना पड़ेगी, जो कि 1,93,52,000 समथिंग बनती है। आज से 2 साल पहले ये जो दियत की रकम थी ये 21 लाख रुपए के करीब थी, लेकिन चूंकि चांदी की कीमत में इजाफा हुआ है तो नई डिटर्मिनेशन पे ये रकम जो है वो बढ़ के 1,93,52,000 से ज्यादा हो चुकी है। लेकिन हुकूमत की इस डिटर्मिनेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट में जैसे हाशिम काकर साहब के बेंच में इसी नोयत का मामला आया दियत की रकम के हवाले से, जिसमें अदालत की तरफ से कहा गया कि इस बात की डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि एक कत्ल होता है 2010 में, तो क्या दियत की रकम 2010 के मुताबिक दी जाएगी, क्योंकि कत्ल तो 2010 में हुआ, लेकिन अदालत का फैसला ट्रायल कोर्ट का 5 साल के बाद आता है, हाई कोर्ट का फैसला 10 साल के बाद आता है, सुप्रीम कोर्ट से फैसला 15 साल 20 साल के बाद डिसाइड होता है, तो दियत की रकम उस इंसिडेंट के वक्त से शुरू होनी चाहिए, वो रकम होनी चाहिए, या जिस रोज सुप्रीम कोर्ट का आखिरी हतमी नजर सानी का फैसला है उस रोज जो दियत की अमाउंट हो वो रकम होनी चाहिए। तो 3 हफ्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में वक्फा किया है, तारीख दी है, और सुप्रीम कोर्ट इसमें करने ये जा रही है कि किस डेट से जो दियत की रकम है उसकी डिटर्मिनेशन होगी। अब हाशिम काकर साहब ने तो अपना एक ओपिनियन कमरे अदालत में ही दे दिया। वो ये कहते हैं कि मेरी राय ये है कि जिस दिन ये वाकया हो कत्ल का, उस रोज जो दियत की अमाउंट हो वो पे होनी चाहिए मुतासरा फैमिली को। लेकिन सवाल ये भी होता है कि अगर 2010 में हुए कत्ल की अमाउंट 2010 में पे कर दी जाए, तब तो मुतासरा खानदान के लिए उसका जो एक घर का अजीज, कोई बेटा, वालिद या भाई, वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन दियत की मद में जो ज़र तलाफी है उसको वो 2010 में इस्तेमाल करके उसका बेहतर फायदा ले सकते हैं। लेकिन अगर दियत की 2010 वाली रकम मुतासरा फैमिली को 2025-2026 में जाके मिलती है तो इन्फ्लेशन कितनी बढ़ जाती है, तो वो 2010 वाली जो अमाउंट है आज के हालात का तो वो मुकाबला नहीं कर सकती। तो सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करे कि दियत की रकम कब से मतलब वो ड्यू हो जाएगी, इस पॉइंट को भी, इन्फ्लेशन के पॉइंट को भी सुप्रीम कोर्ट को जो है मलूज़ खातिर रखना चाहिए। इजाजत चाहते नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।